हाँ तो ये स्टार्ट करें ना। देखो लास्ट क्लास में हम लोग थे, बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, किस पे थे बताओ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन। अब एक बात समझो यहाँ पे ना, चरघातांकी फलन हमने कल पूरा पढ़ लिया था, डिस्कस भी कर लिया था उसको, अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। बट आज हमको पढ़ना है कौन सा बताओ? लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन पढ़ना है। तो कल मैंने क्या बोला था कि ये जो चरघातांकी फलन और लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, एक दूसरे के कैसे बताओ? इनवर्स है ना, उल्टे फंक्शंस हैं। मतलब यहाँ पर रिलेशन होगा y बराबर f ऑफ x, तो यहाँ पर रिलेशन होगा x बराबर g ऑफ x। मतलब इधर का रिलेशन कैसे होगा? इधर x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। अब इधर क्या होगा? y की वैल्यू पुट करोगे ना, वो y के लिए ये क्या हो जाएगा? x बन जाएगा। मतलब दोनों क्या हो जाएगा? डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? तो इंटरचेंज हो जाएगा। डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। तो एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोबारा देखते हैं, जिससे कि हम लोग लॉग फंक्शन को सीख पाएंगे, क्योंकि आप लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? y बराबर a की पावर x है, या फिर क्या बताया था बताओ? e की पावर x ln a है ना। और यहाँ पर डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपने दो केस लिए थे, दो केस में क्या लिया था बताओ? a ग्रेटर देन 1 लिया था, और दूसरा केस क्या लिया था बताओ? a की वैल्यू 0 से 1 ली थी। तो a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 लेते थे तो बताओ ग्राफ कैसा आया था हमारा? ये वाला ग्राफ है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा बताओ? 0, और जब 0 से 1 के बीच में a की वैल्यू लेते थे तो हमारा ग्राफ ये वाला आ रहा था ना। ये मिलेगा नहीं, ये इसके क्या हो जाएगा बताओ? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। वो ये वाला पॉइंट भी कौन सा है तो 0,1। अरे बस समझ, इसका मतलब ये क्या हो गया बताओ? ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ है बताओ? इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीजिंग है? देखो कैसे, जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ा रहे हैं, y भी हमारा क्या होता जा रहा है बताओ? इंक्रीज होता जा रहा है। y क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, y जो है ना हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। y जो है हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। तो ये कैसा ग्राफ होगा बताओ? डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर? तो e की पावर x का ग्राफ भी ऐसा होगा, e की पावर माइनस x का ऐसा हो जाएगा। e की पावर माइनस x का कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लोगे ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? जैसे 1/2 की पावर x, तो बेसिकली क्या हो गया? 2 की पावर माइनस x हो गया। तो दिस इज आल्सो e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होगा। और इनसे हमारा बहुत पाला पड़ता है, बहुत बार पाला पड़ेगा, इससे अपन का पाला पड़ता ही रहेगा। तो ये तो हुआ, हमने कल पढ़ लिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग आते हैं किस पे बताओ? लॉगरिथमिक फंक्शन पे ना, कि लॉग फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो बड़े ढंग से समझना है, बहुत तरीके से समझना, बिकॉज़ यहां पर नेक्स्ट डाल लो कौन सा पॉइंट है? आई थिंक 6 पॉइंट होगा है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? लघुगणकीय फलन, है क्या बोलते हैं? लघुगणकीय फलन। अब समझना इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन होता है ना, वो होता है f ऑफ x या फिर y बराबर log ax, है ना। log में बेस a और x, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और डिफाइन कब होगा? सेम, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन आया कैसे, है ना। तो समझना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? e की पावर x ln a। अरे बात समझिए, ठीक है ना। या फिर y बराबर a की पावर x है। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ का क्या ले रहा हूं? log ले रहा हूं, और बेस में ले रहा हूं a। तो ये क्या हो जाएगा? log बेस a बाई, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? log बेस a की पावर x, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा? log बेस a बाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये सॉल्व हो जाएगा। x इसका बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? तो log a, और log a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। तो यहां से क्या मिलेगा हमको? x बराबर log a की वैल्यू। इसका मतलब यदि y बराबर a की पावर x है तो x बराबर क्या होगा? log a बाई, है ना। इसका मतलब बोथ इंप्लाइज हो गया, x बराबर log a बाई, तो आप y बराबर क्या बोल सकते हो? a की पावर x।
यहां से ये आ सकता है, यहां से ये आ सकता है। आगे ये बात समझ में। अब कैसे आ रहा है मैंने अपन ने बहुत सारे डोमेन के सवाल भी करे थे, तो क्या किया था, तो जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे तो मैं क्या कहता था, ये जो बेस है ये क्या बन जाएगा, इसका पावर का बेस बन जाएगा ना, तो वही चीज हो गई है। तो देखो यहाँ पर तो रिलेशन किसका है, तो कैसे रिलेशन है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। यहाँ पर उल्टा हो गया, y डिपेंडेंट हो गया और x कैसा हो गया, वो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इसमें रिलेशन कैसे जा रहा है, x टू y, तो इसमें रिलेशन कैसे जाएगा, y टू x है। और सेम रिलेशन होगा, x का y से है तो उसी y का किससे होगा, बताओ, x से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन किससे होगा, फिर 1 से होगा। ये तो हो जाएगा कौन सा, बताओ, a की पावर x, और ये वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, बताओ, log ax। अब x कौन बन जाएगा, y बन जाएगा, है ना, x कौन बन जाएगा, y बन जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के अब हमको डेफिनेशन समझ में आ गई कि y बराबर log ax का मतलब क्या हुआ। देखो दोबारा समझ लो ना, y बराबर e की पावर x, और इसी को कन्वर्ट करोगे देन यू विल गेट x बराबर log ay। आ रही बात समझ में, e की जगह a लिख लो, जनरल पॉइंट ले ले, जनरल वैल्यू ले लेते हैं a, ठीक है, a फिक्स वैल्यू नहीं। तो अब क्या होगा, अब यहां देखो, यहां पर रिलेशन किसका है, x का y के साथ, यहां पर रिलेशन किसका है, y का x के साथ। आ रही है बात समझ में। तो सेम x क्या बन गया वहां पे y, यहां पे डोमेन जो है वो यहां का क्या बन गया, रेंज बन गया, और यहां का रेंज यहां का क्या बन गया, बताओ, डोमेन बन गया। क्लियर हो रही है ना चीज, x का रिलेशन देखो, यहां पर x और y ऐसे आ रहे हैं ना, y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, यहां पे x की वैल्यू लिखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है ना, क्लियर हो गई चीज। मतलब यहां पर डोमेन और रेंज क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना, यहां पर वो रेंज और, अब इसको फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली फंक्शन हमेशा क्या होता है, y बराबर f of x, तो f of x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, log ax लिख देंगे। इसका मतलब क्या किया मैंने, x को रिप्लेस कर दिया y से और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो अब मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया है, क्या बन गया, फंक्शन। बट इनडायरेक्टली क्या हुआ था, y की वैल्यू x का वैल्यू बनेगा और x का वैल्यू y का वैल्यू बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं हम लोग, ग्राफ। तो हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं, पहले a की पावर x का, और उसी से मैं आपको समझाऊंगा किसका ग्राफ, log ax का। तो केस नंबर 1 डालो सबसे पहले, इसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो अब मैंने ले लिया y बराबर a की पावर x, और ये केस ले लिया a ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहां से जब इसका ग्राफ बनेंगे, log का ग्राफ बनेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x बराबर log ay हो जाएगा। आ रही बात समझ में, और a क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन 1। आ रही बात समझ में। अब देखना यहां पे एक और चीज समझना, जब इसका अपन रेंज देखते थे तो क्या आता था, 0 टू इंफिनिटी रेंज आता था इसका, पॉजिटिव। तो यहां पर सीधी सी बात है, y की वैल्यू भी क्या आएगी बताओ, 0 टू इंफिनिटी। अब इसका टेबल बनाओ आप, तो है ना, इसका टेबल और इसके टेबल को देखो कैसे अरेंज करेंगे हम लोग। कल भी हमने इसका टेबल बनाया था, x y 0 पर क्या मिलेगा बताओ, 1। अरे बस समझ, फॉर एन एग्जांपल हम लोग y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ बनाए, तो 0 पे क्या मिलेगा 1, 1 पे क्या मिलेगा 2, 2 पे क्या मिलेगा 4, है, -1 पे क्या मिलेगा 1/2, और -2 पे क्या मिलेगा 1/2। अरे बस समझ में। अब इसका टेबल कैसे बनेगा, अब देखना है इसका समझना। ये हो गया y और ये हो गया x, क्योंकि अब y की जगह क्या आएगा, y की जगह ये सारी वैल्यूज आएंगी, है, और x हमको क्या मिलेगा, फंक्शन का आउटपुट मिलेगा। अब मेरा इनपुट कौन होगा, y। तो देखो y बराबर 1 लिखोगे ना, y बराबर 1 लिखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 0। उल्टा हो गया ना टेबल, टेबल क्या हो गया उल्टा। अब वैल्यू किसकी पुट करनी पड़ रही है मेरे को, y की, ठीक है। y बराबर 2 लिखोगे ना, 2। अब ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, x बराबर log 2y का ग्राफ बना रहे हैं। 2 बेस में क्या लग गया, 2 लग गया, तो x बराबर y बराबर 2 लिखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपने लिखा y बराबर 4 तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आपने लिखा 1/2 है, y बराबर 1/2 तो यहां क्या मिलेगा, -1। अरे बस समझ, आपने लिखा y बराबर 1/4 तो यहां क्या मिलेगा, -2। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। बट जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये तो x होना चाहिए और ये y होना चाहिए। फॉर ग्राफ दिस इज माय x एंड फॉर ग्राफ दिस इज माय y। अरे बात समझ में, इस टेबल को मैंने जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, पर ग्राफ बनाने के लिए ये तो कौन होगा मेरा x और ये कौन होगा मेरा y, ये तो कौन होगा मेरा x और ये कौन होगा मेरा y होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। तो अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको देखो क्लियरली समझ में आया होगा कि y की वैल्यू जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब लॉग के अंदर कभी भी क्या नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता।
आ रही है बात समझ में? और आंसर जो है वो कहां से कहां तक आ रहा है? तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जा सकती है, आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये वैल्यू जो है वो कितनी आ सकती है? तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब रेंज क्या रहेगी? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो देखो e की पावर x का या a की पावर x का ग्राफ तो आपको पता है, बट इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये हो गया मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, समझ रहे हो? अब देखो ये बेसिकली है कौन? x है ना, x की वैल्यू अब इस तरह से आएगी। तो देखो x की वैल्यू 1 लिखोगे तो y कितना मिलेगा? 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी? है, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू कम करोगे 1/2 1/4 तो 1/2 1/4 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। है, आ रही है बात समझ में? और ये y जो है ना, y, और y का मतलब इनडायरेक्टली कौन है मेरा? x। y का मतलब इनडायरेक्टली कौन है मेरा? x। x की वैल्यू जो है आप नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नहीं आता, और हम लोग जानते हैं कि a की पावर x का रेंज कितना होता है? 0, इंफिनिटी। तो log का डोमेन कितना होगा? 0, इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से इंफिनिटी तक। तो 1 पे तो कितना मिलेगा? 0। 1 से जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और 1 से जब 0 तक आओगे तो नीचे की तरफ जा रहा है ना। कहां पे जा रहा है? नीचे की तरफ। आप देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो y 0 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? जब y 0 होगा तो x कितना होगा? माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब x 0 होगा तो y कितना होगा? माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब ये ग्राफ की जो शेप है वो कैसी आ जाएगी? कुछ इस तरह से आ जाएगी। सेम ग्राफ तो है बट वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर log ax का ग्राफ हो गया when a is greater than 1। This graph is inverse of a की पावर x, है ना? ये ग्राफ किसका इनवर्स हुआ बताओ? a की पावर x का इनवर्स हुआ। इस इनवर्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं बताओ? इस इनवर्स को देखने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? एक्चुअली कोई भी ग्राफ है ना, किसी भी ग्राफ का इनवर्स बनाना है तो उसका हम क्या देख लेते हैं? मिरर इमेज देख लेते हैं y बराबर x लाइन पे, है ना? तो ये तो आपने नोट कर लिया है। तो देखो अगर इसका मिरर इमेज भी देखते हैं ना तो वो भी यही आएगा। मिरर इमेज में दिखा दे रहा हूं आपको। ये किसका ग्राफ है बताओ? a की पावर x का है, और y बराबर x लाइन जो होती है ना वो ये होती है। अब इसमें इसका मिरर इमेज देखोगे तो वो ये दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये क्या हो गया बताओ? इनवर्स हो गया। ये तो हो गया a की पावर x और ये हो गया log ax। कब? जब a क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन 1। तो पहला ग्राफ कंप्लीट कर लिए कि नहीं कर लिए हम लोग? उतारो, है ना? पहले ग्राफ के बारे में आप पूरा नोट कर लो, ठीक है? चलो अब दूसरा केस देखते हैं ना। अभी अपन ने a ग्रेटर देन 1 लिया था, अब दूसरा केस लेते हैं। a जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो a जब 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? तो वही केस नंबर 2, है ना? केस नंबर 2 कौन सा वाला? 0 से और 1 वाला है। तो इसमें हम लोग क्या क्या ले रहे हैं बताओ? एक तो ले रहे हैं y बराबर a की पावर x, और यहां पे क्या मिलेगा? x बराबर log a by। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग a की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x बराबर log 1/2 by। आ रही बात समझ में? अब इसका टेबल बनाओ आप। तो जब इसका टेबल बनाओगे तो क्या होगा देखो, और फिर इसका टेबल हम लोग बनाने की जरूरत नहीं है, हमको ऑटोमेटिकली इसका टेबल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो कैसे मिलेगा? x y, और यहां क्या होगा बताओ? y x। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो जाएगा देखो, x बराबर 0 लिखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 लिखोगे तो 1/2, 2 लिखोगे तो 1/4, -1 लिखोगे, -2 लिखोगे और -3 लिखोगे, ठीक है कि नहीं? अब इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 1 8 4 2 1 और 1/2 और 1/4। अरे बस समझ लो। यहाँ क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 और 2। देखो मैंने आंख बंद करके क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। रीजन क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर रिलेशन क्या है बताओ? x का y से, तो यहाँ पर रिलेशन कौन सा होगा? y का x से। बट जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करूंगा तो दिस विल बी f ऑफ x बराबर log ax। इसका मतलब y तो कौन बन गया? x बन गया, है ना? यहाँ पर जो y है वो यहाँ का क्या होगा बताओ? x हो जाएगा, और यहाँ पर जो x था वो कौन बन गया? मेरा y बन गया। मतलब ग्राफ बनाने के लिए ये तो x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अब इसका ग्राफ बनाया जाए। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, है ना? ब्लू पेन से कर देते हैं।
ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब देखो जब x का वैल्यू 1 है तो y कितना है बताओ 0, x का वैल्यू 1 तो y 0 हो गया है? अब आपने जब जैसे जैसे आप इसको क्या कर रहे हो बताओ, देखो इधर तो क्या हो रहा है, अब 1 के आगे तो घट रहा है ना, और इधर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपने x का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया तो y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में बढ़ने लग गया, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपने x का वैल्यू 1 से कम किया है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ सेम log ax जैसा ही होगा है, बट ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल ना, उल्टा, मतलब यहां पर इस तरह से बना था। देखो अगर मैं उस वाले ग्राफ को दूसरे वाले ग्राफ को आपको इसी ग्राफ पे डिनोट करके दिखा दूं तो वो वाला ग्राफ कैसे आया था बताओ, इस टाइप से आया था। तो ये वाला ग्राफ तो था y बराबर log ax का है, कब, जब a ग्रेटर देन 1 है। और ये वाला ग्राफ कब है तो किसका है, ये भी y बराबर log ax का है, परंतु कब, जब 0 से और 1 के बीच में। अरे बात समझ में, तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख गए हैं। तो आपको पता चल गया कि बेस की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए बताओ, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, कभी भी बेस इक्वल टू 1 नहीं होगा है। अरे बात समझ में, बेस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, और लॉग के अंदर कभी भी क्या नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो दो ये केस अपन ने पढ़ लिए, और यहां से आप देखो अच्छे से समझ भी सकते हो। जैसे अपन बोलते थे ना 1 के एक तरफ है, सेम साइड ऑफ 1, सेम साइड ऑफ 1 है, और डिफरेंट साइड ऑफ 1। तो देखो सेम साइड ऑफ 1 में आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव है, और डिफरेंट साइड ऑफ 1 में आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, log ax। अब मान लो a ग्रेटर देन 1 है, तो a ग्रेटर देन 1 है तो x भी यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और x अगर लेस देन 1 होगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। दिख रहा है ना ग्राफ से। और मान लो a जो है ना वो लेस देन 1 है, तो a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यदि x भी लेस देन 1 हुआ तो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। और यदि x ग्रेटर देन 1 हुआ तो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो यार आपको हिंट क्या याद रखनी है, सेम साइड ऑफ 1 आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव है, और से डिफरेंट साइड ऑफ 1 आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। जैसे फॉर एन एग्जांपल log 1/2 5, इसका आंसर कैसा होगा, तो इसका आंसर कैसा आएगा होगा, कुछ भी आएगा पर नेगेटिव आएगा। वी कैन से, इतना तो हम बता सकते हैं। आइए बात समझ में, मैंने बोला log 3 5, इसका आंसर कैसा आएगा, तो इसका आंसर कैसा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों एक से बड़े हैं। अरे बात समझ, यहां पे क्या हुआ, ये तो एक से छोटा है परंतु ये एक से बड़ा है, तो सेम साइड ऑफ 1 में पॉजिटिव मिलेगा और डिफरेंट साइड ऑफ 1 में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉग फंक्शन हो गया। अच्छा, लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है वो अपन लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पढ़ाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी कोई बोले कि सर नहीं हम मेरे को तो लिखा दो है, मैं तो कतई एन मेरे को तो कुछ नहीं आता तो लिख लो, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी, मैं बेसिक सी प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ, बाकी आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में दिखा रखी थी, बाकी आपके इतना कुछ काम नहीं आएगा, हमको ग्राफ और डोमेन और रेंज यही काम आएगा ना। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती थी log mn है, क्या होता है बताओ, log m प्लस log n है ना, बेस सेम रहना चाहिए ना, हर जगह बेस सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, log ऑफ m अपॉन n, तो क्या होता है बताओ, log m माइनस log n, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, log ऑफ m की पावर n, तो ये पावर जो है ना वो बाहर आ जाएगी, बेस सब जगह सेम है, आप चाहे 10 10 मान लो है, नेचुरल लॉग मान लो या e मान लो है, आई बस समझ लो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज देखो, log a है ना, बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है ना। log 1, बेस में कुछ भी है परंतु यहाँ पे 1 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0 होगी है। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो जैसे मान लो ऐसे लिख रहा है log ab, तो इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, log b और log a, ये बेस की वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ पर सेम लगाओगे, अरे बस समझ, कुछ भी लगाओगे पर क्या लगाओगे, सेम लगाओगे। किसी भी बेस, किसी भी log का रेसिप्रोकल करना है आपको, जैसे log ab का रेसिप्रोकल करना है, देन यू विल राइट log ba हो जाएगा, बेस और वैल्यू क्या हो जाएगी तो इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप नोट कर लो, ठीक है, और कुछ काम आएगी तो बता दी जाएगी बीच में, ठीक है ना, बताओ। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है ना, अगला। अभी क्वेश्चंस तो हम लोग एक साथ करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टॉपिक ब्रेक हो जाएगा।
पहले हम लोग सारे फंक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो रिवाइज होता रहेगा ना, थ्योरी भी रिवाइज करेगी। नेक्स्ट अगला जो भी नंबर है ना वो डाल, क्या अगला फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मॉड्यूलस। आज आई गया है ना मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन, मापांक फलन, ठीक है। चलो तो अपन लोग सुनते आ रहे हैं 11 से सुनते आ रहे हैं, बहुत बहुत बार अपन ने बोला कि मॉड जो है ना क्या कर देता है, तो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो कैसे करता है ना, आज समझ में आएगा कैसे पॉजिटिव करता है। तो मॉड ऑफ x बेसिकली f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, ये इसका क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन या डिनोट करने का तरीका होता है, ये इसका डिनोट करने का या लिखने का तरीका है। बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x बराबर, इसके दो पार्ट होते हैं x और माइनस x। कब? when x is greater than equal to 0 and when x is less than equal to 0। एक्चुअल डेफिनेशन उसकी मॉड फंक्शन की ये है ना। कैसे? यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब यदि x की वैल्यू कैसी है बताओ, पॉजिटिव, तो मॉड हट जाता है ना। ये मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में याद भी करा रखा है कि जब x की वैल्यू मॉड के अंदर पॉजिटिव है, चाहे वो कुछ भी है, तो मॉड को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब x उसके अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव हमको लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ लो। बेसिकली अगर आप देखोगे तो फॉर एन एग्जांपल है ना, f ऑफ x बराबर, मान लो कहीं पे लिख रहा है मॉड 2, दिस आंसर विल बी 2, बट कहीं पे लिख रहा है f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ -2, तो आंसर 2 होगा, डायरेक्टली 2 होगा। बट कैसे होता है, माइनस ऑफ -2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया बताओ, 2 हो गया है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, 2। तो यही डेफिनेशन का मतलब है, यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, यदि मॉड के अंदर नेगेटिव है देन आप खुद से आप अपने से एक नेगेटिव और साइन अप्लाई कर दोगे, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड का काम है हर चीज को पॉजिटिव बनाना है, कुछ भी है उसके अंदर उसको क्या कर देना, वो पॉजिटिव। मतलब मॉड का जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉड फंक्शन का डेफिनेशन है ना, इसको एग्जांपल को लिख लेना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो देखो ये ग्राफ कैसा है बताओ, बड़ा, इसके दो पार्ट हो गए ग्राफ के ना, एक तो ग्रेटर देन वाले में बनेगा और एक लेस देन वाले में बनेगा। तो ग्रेटर देन वाले में कैसे बनेगा बताओ, यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो क्या मिलेगा बताओ, y बराबर x। y बराबर x क्या होती है बताओ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये क्या हो गया बताओ, y बराबर x। और x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, -x, इट इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया बताओ, y बराबर -x है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आया बताओ, v आ गया, v शेप आता है, विक्ट्री है। कौन सा ग्राफ आता है इसका, विक्ट्री वाला ग्राफ, v वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ आता है किसी भी मॉड फंक्शन का, इस तरह से, ठीक है। बाद में काम नहीं आएंगे हमको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये एक क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया। अब इसका डोमेन अगर मैं पूछूं आपसे, तो डोमेन कितना होगा, तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका, r हो जाएगा। डोमेन तो r दिख ही रहा है आपको, x की वैल्यू। अच्छा इसका रेंज कितना होगा, सोचो रेंज कितना होगा। तो रेंज क्या होगा, तो y की वैल्यूज, कहां से होगा, 0 से लेके कहां तक जा रही है, भगवान तक। तो कहां हो जाएगा, तो 0 से लेके इंफिनिटी। 0 किस में आएगा, तो क्लोज में आएगा। 0 किस में आएगा, क्लोज में। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, r0 प्लस में रियल नंबर्स पॉजिटिव है। कौन से नंबर्स बताओ, रियल नंबर्स पॉजिटिव, और 0 का मतलब है 0 भी शामिल हो गए। r0 का मतलब है 0 भी शामिल कर लिया, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होता, पर 0 लगा देते तो 0 शामिल हो जाएगा। एक तो होता है r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और r0 प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इसमें 0 भी शामिल हो रहा है, तो इसलिए मैंने r0 प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, मॉड्यूलस फंक्शन। नोट करो, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखाते हैं ना। चलो इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, नोट करके लिख लो या प्रॉपर्टीज करके लिख लो। प्रॉपर्टीज पहली वाली प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ x बराबर मॉड x। दो बार मॉड है तो कोई मतलब नहीं है, एक ही बार ले लो, वो आंसर सही नहीं आता, ठीक। दैट विल मेक इट पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही बनना है, ठीक है ना। अच्छा अगला एक इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टी होती है, मॉड x इज लेस देन, तो इसका आंसर क्या होता है बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ, -a से a तक होगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -∞ से -a,
यूनियन ए से इंफिनिटी, ये सब अपन ने इनइक्वालिटीज में पढ़ा हुआ है, ठीक। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिख रहा है मॉड x इज ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ? तो x की वैल्यू 3 4 5 सब हो सकती है ना, और इधर -3 -4 -5 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि -3 पे भी क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा, -4 पे भी क्या मिलेगा बताओ? 4 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, mod of x plus y is always less than equal to mod of x plus mod of y, ठीक है ना। और mod of x minus y is always greater than equal to mod of x minus mod of y, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज नोट करो। राइट, और एक और प्रॉपर्टी है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, mod of x y बराबर mod x into mod y, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है आपको, तो मल्टीप्लाई करके मॉड लो, चाहे मॉड लेके मल्टीप्लाई करो, इट विल बी सेम, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी। तो देखो आज हमने क्या पढ़े? दो फंक्शंस पढ़े, कौन कौन से बताओ? लॉगरिथमिक फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन है। आज इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि सवाल मैं एक साथ कर रहा हूं ना, बीच में सवाल कर रहा हूं तो तुम लोग फिर फोकस हो जाओगे क्वेश्चंस पे। तो हम लोग सारे फंक्शंस को फिनिश करके फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे, तो फंक्शन भी रिवाइज होता जाएगा, फंक्शन का टाइप भी रिवाइज होता जाएगा और क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, फिर देखो अपन आज है ना नया नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिए थे? तो मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ लिया था, कल हमने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन है, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चिन्ह फलन। क्या बोलते हैं? चिन्ह फलन, ठीक है। तो देखो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन होता है f of x बराबर, अब इसको समझना है ना, mod x अपॉन x और 0। ये कब होता है? ये होता है x नॉट इक्वल टू 0 पे, और ये होता है x इक्वल टू 0 पे। देखो इसके दो डेफिनेशंस हैं। कितने डेफिनेशंस हैं? दो। कैसे? कि f of x की वैल्यू ये होगी, पर कब होगी? जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और f of x की वैल्यू 0 होगी, कब होगी? जब x बराबर 0 है। इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखो ऐसे आप इसको एक और एग्जांपल समझो। मान लो यहाँ पे लिख रखा है x² + 5x - 6 है ना, यहाँ लिख रखा है x³ + 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने x लेस देन 2। तो अब मैं आपसे पूछूं कि x बराबर 3 पर वैल्यू क्या होगी? x बराबर 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? तो आप क्या करोगे? ये वाला जो डेफिनेशन है ना वो यूज में लोगे, बिकॉज़ x बराबर 3 क्या है? ग्रेटर देन 2 में आ रहा है। अरे बस समझो। और मैंने पूछा मान लो x बराबर 0 पर वैल्यू बताओ, तो 0 पर फिर आप फंक्शन की डेफिनेशन क्या लोगे बताओ? ये वाली लोगे। रीजन क्योंकि 0 जो है ना वो लेस देन 2 वाले डोमेन में है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी फंक्शन को रीड किया जाता है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन में दो पार्ट है। यदि x की वैल्यू 0 नहीं है ना, 0 नहीं है तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, और x की वैल्यू 0 है तो कितना वैल्यू होगा? 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इसको और अपन सिंपलीफाई वे में भी लिख सकते हैं ना, 1। यदि x की वैल्यू क्या होगी बताओ? ग्रेटर देन 0। 0 होगा यदि x की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, और -1 आएगा यदि x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? लेस देन 0 होगा। x की वैल्यू क्या होगी बताओ? लेस देन 0 होगा। देखो कैसे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो मतलब क्या होगा बताओ? x क्या होगा बताओ? अंदर मॉड के अंदर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव हट जाएगा, मॉड हट जाएगा पॉजिटिव की वजह से, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, क्या आ गया? 1। और यदि x की वैल्यू यदि x की वैल्यू कितनी है बताओ? लेस देन 0 है ना, लेस देन 0, तो मॉड हटेगा तो क्या देगा बताओ? एक नेगेटिव साइन देगा, और नीचे x है, तो अब क्या बचेगा बताओ? माइनस में बचेगा। और x बराबर 0 पर 0 तो डेफिनेशन में है ही। तो ये इसका क्या हो गया बताओ? सिंपलेस्ट सॉल्व करने के बाद फंक्शन का नया डेफिनेशन आ गया कि f of x बराबर 1 होगा ना, कांस्टेंट हो गया। तब जब x ग्रेटर देन, सारे ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। f of x बराबर 0 पर, f of x बराबर 0 कब होगा? x बराबर 0 पर। और f of x बराबर -1 कब होगा बताओ? x लेस देन 0 पर। अब इसका क्या बनाते हैं हम लोग? ग्राफ। तो हमको वही सारी चीजें करनी है, ग्राफ बनाना है और डोमेन और रेंज बनाना है। तो x और y। अब सुनना, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो f of x में x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने 0 से बढ़ा दिया, जैसे ही आपने 0 से बढ़ा दिया, 0 प्लस किया है ना, 0 प्लस का मतलब है 0 से बढ़ा,
जीरो से जैसे ही आप बड़ा करोगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव मिलने लग गया ना, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए वैल्यू कितनी है बताओ 1। तो मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा भी खिसकोगे तो डायरेक्टली कहां पहुंच जाओगे, 1 पे पहुंच जाओगे। मतलब यहां से आगे अब आपको 1 मिलता रहेगा, यहां से आगे आपको क्या मिलता रहेगा 1, परंतु जीरो पर क्या मिल रहा है, जीरो, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, ओपन आ जाएगा। और क्लोज कहां पे होगा बताओ, इस वाले पॉइंट। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि अब ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया आगे, है कुछ भी लिखोगे 1 मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली लेस देन जीरो है ना, जीरो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव। आ रही बात समझ में, नेगेटिव पे क्या वैल्यू मिलेगी, -1, तो -1 मान लो मैंने ये ले ली, तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, ये वाला ग्राफ मिलेगा, बट इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा बताओ, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये क्या हो गया बताओ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो इसका डोमेन बताओ कितना आएगा, डोमेन तो हमको दिख रहा है x की वैल्यू तो कहां से कहां तक है बताओ, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है कि नहीं, तो डोमेन तो कितना हो जाएगा बताओ, r हो जाएगा, है ना। और इसका रेंज कितना होगा तो रेंज, अब रेंज को देखोगे तो आपको केवल 3 ही वैल्यू दिख रही है पूरे डोमेन में है, जो y लेगा ना वो 3 वैल्यू लेगा, या तो 1 लेगा या 0 लेगा या -1 लेगा। तो इसका जो रेंज होगा ना वो सेट के अंदर 3 एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, कौन कौन से बताओ, -1, 0 और 1। तो ये तो उसका इसका हो गया बताओ डोमेन, और ये क्या हो गया इसका रेंज, ये इसका क्या हो गया बताओ, ग्राफ हो गया, है। अरे बस समझ में, इसको शॉर्ट में SGN भी बोलते हैं ना, SGN सिग्नम फंक्शन। तो जैसे कभी-कभी ऐसे दे देता है वो सिग्नम ऑफ दिस, है ना, अंदर कोई भी लिख दिया x² + 5, है। अरे बस समझ में, वो कुछ भी लिख दिया उसने। तो SGN का मतलब क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, है ना, सिग्नम लेना है, उसका सिग्नम लेना है। पॉजिटिव की वैल्यू प्लस होती है, +1 होगी, और नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी बताओ, -2। जैसे आपको बोल दिया सिग्नम ऑफ -2 कितना होगा, तो सिग्नम ऑफ -2 कितना होगा, -1 होगा, बिकॉज़ x लेस देन 0 पे कितना देगा, -1 देगा, है। आपको बोल दिया सिग्नम ऑफ 5 बताओ, तो सिग्नम ऑफ 5 कितना होगा बताओ, 1 होगा, है। सिग्नम ऑफ 1000 बताओ, तो सिग्नम ऑफ 1000 भी कितना होगा, 1 ही होगा, है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 1 ही मिलेगी। तो ये पूरा की पूरा कौन सा फंक्शन हुआ बताओ, सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन हो गया। उतारो उसको जल्दी से उतारो। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं ना, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, और वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इसका दूसरा नाम भी है स्टेप फंक्शन। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है ना, नंबर आप डालना है, स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम है, महत्तम पूर्णांक फलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन। स्टेप का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, है। तो देखते हैं अपन इसका सीढ़ी नाम क्यों पड़ा है, वो अपन को ग्राफ से दिख जाएगा इसका सीढ़ी नाम क्यों पड़ा। चलो अब पहले तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है और डेफिनेशन वो देखते हैं। तो f of x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द x, ये इसका क्या है बताओ, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, मींस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना उसके अंदर x लिख दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा। मतलब बड़ा ब्रैकेट जो है ना ये वाला क्लोज इंटरवल है, तो जैसे 1, 2 लिखा हुआ है तो इट इज क्लोज इंटरवल है ना, और मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ sin x, तो दिस इज अ फंक्शन है ना, ये क्या बन गया बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसका जो डेफिनेशन होता है ना वो कैसे क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना ये क्या देता है हमको, ये भाई ये तो इसका इनपुट हो गया, आउटपुट में क्या देगा, तो ये क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो देता है ना वो क्या देता है, ये एक वैल्यू देगा। पहली बात तो फंक्शन तो वैल्यू देगा, और वो वैल्यू जो है ना वो वैल्यू क्या होगी बताओ, इट इज अ इंटीजर। सबसे पहली बात, इट इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अरे बस समझ में, एक इंटीजर, इसका जो आंसर आएगा ना वो एक इंटीजर होगा, और वो इंटीजर क्या होगा बताओ, इस x की वैल्यू से छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर, इट इज अ इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। यदि x इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर, वही सेम आंसर आ जाएगा।
और x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर है। फॉर एन एग्जांपल है ना, ये सब चीजें लिखते जाना। एग्जांपल जैसे मान लो ग्रेटेस्ट ऑफ 2.1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट ऑफ 0.09 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट ऑफ 1.5, क्या आंसर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ 5.99 है ना, आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ -1.2, क्या आंसर आएगा, -2, क्या आंसर आएगा, -2, क्योंकि -1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -2, ना कि -1। -1 इससे बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिव में थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। और मान लो और ले लेते हैं अपन, जैसे -5.6, तो आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो एक बार ये एग्जांपल तो लिख लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, और ये क्या आउटपुट देगा, इट इज ये हमको आउटपुट देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर व्हिच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। वो क्या होगा, तो जस्ट क्या होगा, तो x इससे छोटा इंटीजर होगा। तो इसको उतारो एक बार, है ना, उतारो इसको। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना, वैल्यू समझ में आ गई आपको। अब देखो क्या करना है हमको भी इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। और देखो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा, सबसे पहली बात इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमको क्या दे रहा है, तो x से जस्ट छोटा इंटीजर, या फिर अपन ऐसे बोल देते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन इक्वल टू x, है। इसका आउटपुट क्या होगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to x, है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा, है ना। समझने के लिए आप ये समझ लो कि इस वैल्यू से, ना, इस वैल्यू से जस्ट छोटा इंटीजर, तो बात बराबर है, ठीक है। सारे इंटीजरों में सबसे बड़ा पर होना चाहिए इससे छोटा, होना चाहिए इससे छोटा। तो ये तो इसका क्या हो गया, बताओ, डेफिनेशन। अब ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ इसके एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो उसका सीडी नाम क्यों पड़ा वो भी समझ में आएगा। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो बनानी है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और इसका कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 0 1 2 3 और 4 है। इधर ले लिया -1 और -2, इधर ले लिया -1 -2, इधर ले लिया 1 2 3। ये हमारा एक पैटर्न बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 2D प्लेन बन गया, ठीक है। ओके, अब इसमें हमको ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होगा, f of x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसके आउटपुट्स ढूंढते हैं। अब मैं मान लो इसके केसेस बनाना स्टार्ट करता हूं। मान लो x की वैल्यू जो है ना 0 से और 1 के बीच में, x की वैल्यू यदि आप 0 से 1 के बीच में लोगे तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, है। 0.1 पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0.2 पे भी क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। 0.5 0.9 का ग्रेटेस्ट भी कितना होगा, तो 0 ही होगा। दूसरा, अगर मान लो आप अगला इंटरवल लेते हो ना, x की वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक लेते हो, जिसमें 2 तो क्लोज ओपन में और 1 क्लोज में है ना। पहला पॉइंट तो किसमें होता है, क्लोज में, और दूसरा पॉइंट किसमें होता है, ओपन में। इसका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा, है। 1.1 1.2 1.99999999 का आंसर कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। मान लो आगे चलते हो तो 2 से लेके 3 तक में क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर इंटरवल में क्या आएगा, तो एक सेम इंटीजर आएगा। अगर आप नेगेटिव लेते हो है कि -1 से 0 लेते हो, तो आंसर कितना आएगा, तो -1 आ जाएगा। अरे बस है, -1 से 0 में क्या आएगा, तो यही आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 से 1 में x की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, आंसर कितना आ रहा है, 0। तो यहां से यहां तक ये पूरा इस लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ,
समझना। देखो मैं डार्क कर दिया और 1 पे क्या आ जाएगा तो ओपन आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है इस इंटरवल में शामिल नहीं। जैसे ही आप 1 से 2 इंटरवल करोगे तो 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1, और 1 से 2 में पूरे में क्या रहेगी बताओ 1 ही रहेगी। समझ में आ रहा है? और 2 पे क्या लग जाएगा बताओ ओपन लग जाएगा है। फिर 2 से 3 में जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो 2 से 3 में ये आ जाएगा, 3 पे ओपन आ जाएगा। समझ में आ रही? फिर 3 से 4 में क्या आ जाएगा तो 3 पे क्लोज और 4 पे ओपन है। फिर -1 से 0 कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट क्लोज में आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ किसमें आएगा तो ओपन में आएगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी होगी 0 है, और -0.2 पे कितनी होगी तो -1 होगी है। ऐसे इधर क्या आएगा तो ये क्लोज में आएगा और ये ओपन में आएगा। तो ये क्या हो गया तो इसका ग्राफ हो गया ना, ये क्या हो गया इस फंक्शन का ग्राफ। अब आप देखो इसको गौर से देखो तो आपको दिख रहा है, आप जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, ये फिर इस सीढ़ी पे पहुंच गए, फिर इस सीढ़ी पे पहुंच गए। देखो सीढ़ी बन गई है, क्या बन गई है सीढ़ी बन गई एक तरह से है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया तो स्टेप फंक्शन पड़ गया इसका नाम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया स्टेप फंक्शन। स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या बन गया बताओ सीढ़ी फंक्शन हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया। तो अब इसका डोमेन देखते हैं ना, डोमेन कितना होगा तो इसका डोमेन देखो, डोमेन तो आपको दिख रहा है पूरा आर ही है, डोमेन कितना होगा इसका आर रियल नंबर्स। अब रेंज पे डिस्कशन करते हैं ना, रेंज कितनी होगी तो पता है कोई रेंज कितनी होगी बताओ जल्दी बताओ, सोचो 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 रेंज कितनी होगी। देखो रेंज क्या है 0 1 2 3 -1 -2 -3 है ना, ऐसे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी चलेगी, बट केवल और केवल क्या मिल रहे हैं हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटीजर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। इसको अगर अपन शॉर्ट में मैथमेटिकल सिंबल में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, या तो i या फिर z है। तो इसकी रेंज क्या होगी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट इज i या फिर z। आ रही बात समझ में? तो समझो और उतारो जल्दी। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखो इसकी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज तो लिखो। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी के अंदर लिखो प्रॉपर्टीज है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आप डिस्कशन करते हो। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो आपका ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ x ये हमेशा जो है x -1 और x के बीच में होगा। ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या होगी बताओ x -1 और x के बीच में होगी। कैसे? जैसे मान लो ग्रेटेस्ट के अंदर क्या लिखा है, टू एग्जांपल में लिख लो उसमें ग्रेटेस्ट के अंदर क्या लिखा है 2.5, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। अरे ये बात समझ लो। तो अब 2.5 -1 कितना हो गया बताओ 1.5, आंसर कितना है बताओ 2, और x कितना है बताओ 2.5। तो देखो 1.5 और 2.5 के बीच में है कि नहीं 2, बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू कहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, जब इंटीजर होगा तो इक्वल टू आ सकता है यहां, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई ना, लिखो इसको जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि x -1 और x के बीच में कौन होगा बताओ ग्रेटेस्ट ऑफ x होगा, ठीक है। दूसरी है ना, दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस माइनस m, इसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस माइनस m, where m is any इंटीजर, जहां पर m कौन है बताओ कोई भी इंटीजर। कैसे? देखो इंटीजर को अलग से जोड़ लो चाहे पहले जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने किया ग्रेटेस्ट ऑफ 2.5 प्लस माइनस है, तो एक ही चीज शो कर देते हैं प्लस, मान लो 2 शो किया हमने ना। अब इसका आंसर कितना आएगा तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 4.5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है। और इसको इस तरह से सॉल्व करो तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2.5 और प्लस 2, तो भी आंसर कितना आएगा 2 + 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। तो इंटीजर अगर m जो है ना वो इंटीजर है, इस पे कंडीशन लगेगी वेयर m इज इंटीजर,
m इंटीजर है तो आप उसको अलग से आउट कर सकते हो, ग्रेटेस्ट फंक्शन से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इंटीजर का आंसर क्या आएगा, तो इंटीजर ही रहेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो दो प्रॉपर्टीज है, इनको नोट करो, समझो और नोट करो। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे को बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस x को यदि जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो सब आंख बंद करके बोल देंगे सर जीरो दे दो, है जीरो दे देंगे, ठीक है जीरो दे दो, बट ये आधा आंसर है ना, पूरा आंसर नहीं है इसका। अब हम लोग ढूंढते हैं कि क्या मिलेगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें और भी सारे केसेस हैं, मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज आगे आ जाए, इंटीजर फ्रैक्शन सब आ गए हैं। तो मान लो सबसे पहले मैंने लिया 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? दिस इज 2 माइनस 2 0, मतलब यदि x की वैल्यू इंटीजर ली तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब मैं फ्रैक्शन लेके देखता हूं, जैसे 2.2 प्लस माइनस 2.2 है, देखो 2.2 का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, और इसका आएगा -3, तो कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। तो देखो चेंज हो गया ना आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया। और आप नेगेटिव नंबर लेना चाहते हो तो बात तो बराबर ही है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो दो आंसर मिलेंगे इसके ना, दो आंसर मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? 0 मिलेगा या -1 मिलेगा। 0 कब मिलेगा? जब x क्या होगा बताओ? इंटीजर होगा। और -1 कब मिलेगा? जब x क्या होगा बताओ? फ्रैक्शन होगा ना। अरे बस समझ में, मतलब नॉट इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो क्या मिलेगा बताओ? -1 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ लिया बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ लिया। तो अब देखो हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, कौन कौन से बताओ? हमने पढ़ लिया, सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ? पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? रेशनल फंक्शंस पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? कांस्टेंट फंक्शन एक पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ? मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, सिग्नम। आज हमने पढ़ा सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे हुए तुम्हारे पास है, तुमको अब तुम्हारा काम क्या है? इनकी सबकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज सब कुछ हमको पता होना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए, सबका ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस की बारी आ जाएगी। एक कल के बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कल कुछ फंक्शन और बच रहे हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे मतलब क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसके क्वेश्चंस कितने टिपिकल बन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, तब जाके वहां जब वो क्वेश्चन करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम पे हमको उस क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कल का फंक्शन हम लोग, एक और फंक्शन बच रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम चाहोगे तो मैं यहां पढ़ा दूंगा, पढ़ाई दूंगा एक बार। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर दो जगह हो जाएगा, बीच में फिर इनवर्स पूरा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको अलग से चैप्टर एज एनसीईआरटी हम लोग अलग से चैप्टर क्रिएट करेंगे और उसमें ही इनवर्स के क्वेश्चंस को करेंगे और इनवर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन के बहुत कम फंक्शंस होते हैं, कल हमारे सारे फंक्शंस के टाइप्स खत्म हो जाएंगे और परसों से हम लोग क्या करेंगे तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो चलो आज पूरा रिवाइज कर लो, ये पूरा है अच्छे से।